दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो देश दुनिया से जुड़ी तमाम अपडेट्स हैं और उसमें सबसे बड़ी जो इस समय की जो खबर है, और इस समय की ही नहीं, पिछले एक दो हफ्ते से जो लगातार सुर्खियों में है, वो है भारत और पाकिस्तान के बीच पहलगाम जो पर्यटकों पर हमला हुआ और उसके बाद जो स्थितियां पैदा हुई हैं। तो फिर सवाल उठना लाजमी है कि आखिर ये जो आतंकी हमलों की जो लंबी श्रृंखला है और पिछले एक साल में जिस प्रकार से ये बढ़ी है, पहले सिर्फ पैरामिलिट्री और मिलिट्री को निशाना बनाया जाता था और अब पर्यटकों और पर्यटन उद्योग की कमर तोड़ने की ही बात की, आतंकी उस ओर ही आगे बढ़ रहे हैं। यानी वो फिर से कश्मीर को आतंकी उसी आग में झोंकना चाहते हैं। कश्मीर के युवाओं को जो 1990 के दशक में जिस प्रकार से उन्होंने वहां के बेरोजगार युवाओं को झोंका था और वहां के पर्यटन उद्योग को खत्म करवाया था 1990 के दशक में, और कश्मीरी पंडितों से लेकर पंजाबियों से लेकर डोगरा से लेकर तमाम जो राजपूत जातियां थी उनको रातों रात वहां से भागने पर मजबूर कर दिया था। क्या उसी दौर में आतंकी फिर से कश्मीर को झोंकना चाहते हैं, कश्मीर के युवाओं को बरगलाना चाहते हैं? और आखिर ये जो पिछले साल से लगातार कठुआ में जिस प्रकार से 14 पर्यटकों की जम्मू में हत्या की गई थी और उसके बाद जो सिलसिला चढ़ा, उसके बाद 6 हमले पर्यटकों पर किए जा चुके हैं, तकरीबन 60 से अधिक पर्यटक जान गंवा चुके हैं और दर्जनों घायल हुए हैं। और बात यही नहीं रुकती है, पिछले 2 सालों में मिलिट्री, पैरामिलिट्री और पुलिस के ही 500 जवान अपनी जान गंवा चुके हैं। तो अब लड़ाई आर पार होगी और आगे क्या होगा? भारत ने एयर स्ट्राइक कर दी है, देर से ही सही, देर सवेर सही, लेकिन स्ट्राइक तो हो चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि स्ट्राइक में पाकिस्तान में जितने कैंप हैं, क्या उतने कैंपों को नष्ट कर पाएगी भारतीय एयर फोर्स या भारतीय थल सेना? कोई भी पाकिस्तान की जो पाक अधिकृत और खासकर पाक अधिकृत कश्मीर की बात करें, मुजफ्फराबाद हो, बिल्कुल बाल्टिस्तान हो, जो भारत का ही हिस्सा था, उसमें जाके क्या भारतीय सिर्फ, क्योंकि युद्ध नीतियां जहां होती हैं सिर्फ एयर स्ट्राइक ही जरूरी नहीं होती है, बल्कि थल सेना का भी वहां काम शुरू होता है। तो सवाल यह है कि अब क्या युद्ध की दहलीज पर दोनों दोस्त देश खड़े हैं? क्या युद्ध होगा, जंग लड़ा जाएगा? क्या आतंकवाद से इतर आतंकियों के जो आका हैं, ठिकाने हैं, वो खत्म होंगे? पूरी तरह से जड़ से उनको खत्म किया जाएगा? क्योंकि ये जो घाव थे वो नासूर बन चुके हैं 90 के दशक में। आज बताया जा रहा है, तकरीबन जो जानकारी है, 1000 से ऊपर कैंप वहां चलाए जा रहे हैं और सिर्फ कुछ कैंपों पे ही एयर स्ट्राइक हो पाती है। जमीनी हमला क्या जरूरी है? जंग क्या जरूरी है? क्या अंतिम और निर्णायक समाधान क्या जंग ही रह गया है? और जो 90 के दशक के बाद से लगातार भारत में करोड़ों अरबों खरबों रुपये जान माल का भी नुकसान हुआ है, वो क्या पुनरावृत्ति होती रहेगी? क्या ये इतिहास दोहराया जाता रहेगा या आतंकियों को और पाकिस्तान के जो उनके आका हैं उनको पूरी तरह से जड़ से खत्म करके इस समस्या को, इस चुनौती को हमेशा के लिए खत्म किया जाएगा या नहीं? और सवाल ये भी उठता है कि जो जिहाद के नाम पे जो बातें की जा रही हैं, अर्थ का अनर्थ बनाया जा रहा है, ये भी बड़ी समस्या है। क्योंकि जिहाद का मतलब होता है सत्य न्याय के लिए लड़ना, लेकिन आतंकियों ने उसकी परिभाषा ही बदल दी है, उसके समीकरण ही बदल दिए हैं और जिहाद को सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को मिटाना, एक दूसरे में बेमनस्ता फैलाना, सांप्रदायिक बेमनस्ता, बैर फैलाना, एक दूसरे पे हमला करना, निर्दोषों की जान लेना, जिनका इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, क्या यही जिहाद का क्या यही शरीयत कानून है? और अगर इसी प्रकार से धर्म की बातों का अनर्थ किया जाता रहेगा तो फिर युद्ध तो बड़ी खतरनाक स्थिति में भी जा सकता है। तो दोस्तों, अभी इस सवाल पे कई बातें हो चुकी हैं और युद्ध लगता है कि अब शायद निर्णायक और अंतिम युद्ध और आमने सामने आर पार की लड़ाई होने वाली है। और अब हाफिज सईद हो, लश्कर तोयबा हो, हरकत उल अंसार हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो या फिर कोई हो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट हो या तमाम जो जैसे मोहम्मद हो, आतंकियों की लंबी चौड़ी फहरिस्त है और उनके पीछे खड़ी है आईएसआई और पाकिस्तानी सेना, और उससे भी बड़ी है जो उनके तमाम देशों से फंडिंग होती है, करोड़ों अरबों की इस्लामिक देशों से। उसको भी क्या भारत उसके चक्रव्यूह को तोड़ पाएगा या नहीं? क्या जंग ही समाधान रह चुके हैं? और चूंकि तमाम लोगों से हमारी राय शुमारी चल रही है, तो इस समय अभी हम देहरादून है, देहरादून भी आपको पता होगा मिलिट्री डिफेंस स्ट्रेटेजी के रूप में बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण जगह रही है, ये हमेशा से ही, अंग्रेजों के समय से ही। तो आखिर जनता क्या सोचती है, जनता जनार्दन का क्या मत है? हमारे साथ इस समय यहाँ पे वो व्यवसायी भी हैं और
इन बातों से वो लगातार इत्तेफाक भी रहते हैं राष्ट्रीय समसामयिक मुद्दों से, राजेश जी बेलवाल। तो उनसे भी पूछना चाहेंगे क्या जंग जरूरी है, या अब भी कोई समाधान बातचीत के रास्ते रह चुके हैं, या जंग ही अंतिम और निर्णायक रास्ता रह चुका है? क्या कहेंगे इस बारे में? क्या करना चाहिए भारत को, आर पार की लड़ाई या फिर सुलह समझौता, क्या करना चाहिए? नमस्कार, मैं राजेश बात कर रहा हूं देहरादून से। मुझे तो लगता है कि मेरा ये अपना मानना है कि भारत को जंग करनी चाहिए और एक ही बार में आर पार की लड़ाई करनी चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने देखा है कि हम बातचीत के रास्ते सुलह करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर पाकिस्तान जो है वो मानने को तैयार ही नहीं है। तो मैं यही चाहता हूँ मैं अपनी सरकार से कि भाई अब बहुत हो गया, बहुत सहन कर लिया पिछले 20-30-25 सालों से, तो अब तो जंग होनी चाहिए और आर पार की लड़ाई हो। और हमारा जो पीओके है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, वो पूरा अपने पास लेके आओ, क्योंकि वो वहां से लॉन्च पैड में आतंकवादियों के लश्कर जैश मोहम्मद के आतंकवादियों को वहां पे लॉन्च करता जा रहा है बार बार, और उनको ट्रेनिंग दे रहा है और भारत में हमले करवा रहे हैं। कितने लोग हमारे मर रहे हैं, अभी आपने देखा कितने हमले हो गए हमारे, कितने लोग मारे जा रहे हैं, हमारे भारतीय जवान भी मारे जा रहे हैं। अभी भी 13 लोगों की वहां पे मौत हो चुकी है। तो मैं सरकार से ये अनुरोध करता हूँ कि आप बस इस बार जो भी करना है आर पार करो, क्योंकि सभी देश हमने भरोसे में ले रखे हैं और अभी इससे अच्छा मौका तो हमें शायद ही कभी दोबारा मिलेगा हमला करने का, और अपना पीओके जो है वो अपने पास वापस आ जाए, ज्यादा बेस्ट रहेगा। पाकिस्तान भी एक बार के लिए शांत हो जाएगा। तो ये जरूर कदम उठाना चाहिए हमारी सरकार को। तो दोस्तों, अभी मौका है, दस्तूर है, समय की नजाकत है, वक्त की जरूरत भी है, वक्त की जरूरत भी है। तो क्या रुख रहेगा ये? अभी इन्होंने बताया कि आपको आर पार की लड़ाई होनी चाहिए, जंग के हालात बन चुके हैं और अब जंग को एक निर्णायक स्थिति में पहुंचाना ही भारत के राजनीतिक प्रतिबद्धता भी रहेगी। तो बेलवाल जी, समस्या ये है, एक बात हमेशा से आती है, युद्ध जैसे हालात बनते हैं, बार बार बनते हैं, लेकिन जंग नहीं हो पाती है। और ये जो सिलसिला है आम आदमी निर्देश लोगों का मरते रहते हैं, वो तमाम घटनाएं होती रहती हैं और घटनाओं के बाद ही भाषणबाजी भी होती है, तमाम वादे इरादे संकल्प विकल्प और तमाम चीजें कही जाती हैं कि नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा पाकिस्तानी आकाओं को, आतंकी आकाओं को, और आतंकी जो सरगना है उनको हमेशा के लिए उनका खात्मा किया जाए। क्या इस बार भी ऐसा ही होगा, या आपको लगता है कि भारतीय जो राजनीतिक प्रतिबद्धता है और राजनीतिक जो राजनय है हमारी, उसकी सोच क्या युद्ध की दिशा में, आर पार की लड़ाई की दिशा में आगे बढ़ रही है, या फिर ये भी पहले की तरह एक खाना पूर्ति और दीपा पूर्ति बन के 10-15 दिन या 1 महीने के बाद सब कुछ भूल जाएंगे और एक और घटना की पुनरावृत्ति के लिए हम इंतजार करेंगे? या क्या लगता है आपको, भारतीय जो नेता हैं, राजनीतिक दल हैं, या जो केंद्र सरकार है, क्या वो निर्णायक युद्ध के लिए तैयार लगती है आपको? मुझे लगता है कि सरकार तो नहीं चाहती कि किसी प्रकार का युद्ध हो। सरकार ने भी जनता के दबाव पे ये युद्ध किया है कि जनता चाहती है। तो राजनाथ सिंह जी का बयान भी आया था कि जैसे जनता चाहती है हम वैसे करते हैं, वैसे ही करेंगे। परंतु मैं सरकार से ये अनुरोध करता हूँ कि जनता ये चाहती हो कि इस बार बस आर पार की लड़ाई हो जाए, क्योंकि बार बार कब तक हम उनका जवाब देते रहेंगे, वो आते रहेंगे हमारे लोगों को मारते रहेंगे, निर्दोष लोगों को। तो मैं सरकार से भाई यही बोलता हूँ कि भाई इस बार जो है जो भी है बस आर पार की करो, इसको दुखती रखो, खत्म कर दो बिल्कुल ही। ना लॉन्च पैड बनेंगे, ना आतंकवादी आएंगे। जितने भी आतंकवादी, जितने लॉन्च पैड है, कोशिश करो चाहे 1 महीना लगे, 2 महीने लगे, 6 महीना लगे, कोई बात नहीं। देश में थोड़ा इमरजेंसी आ जाएगी, राशन पानी की कमी हो जाएगी, कोई बात नहीं, पूरा देश झेलने को तैयार है। पर ये धीरे धीरे करके वो हमारे लिए नासूर बनता जा रहा है। तो इस बार तो निर्णायक लड़ाई होनी चाहिए। सरकार को इस बार दृढ़ निश्चय करना चाहिए कि भाई इस बार आर पार करेंगे, और देश भी हमारे पक्ष में है, समर्थन में है। तो किसी भी तरीके से आर पार किया जाए, ये ना देखा जाए कि पाकिस्तान में अभी ये नहीं है, वो नहीं है, उनके पास हथियार नहीं है, या कोई और देश आके उनका साथ समर्थन कर रहा है। हमें अपना हिस्सा तो वापस लेना ही लेना है किसी भी तरीके से। बलूचिस्तान भी वहाँ पे इतने सारे वो कर रहा है, कैंपिंग कर रहा है, उनके लोगों को मारा जा रहा है, वो साथ नहीं दे रहे। पठान लोग जो है वहां पर, वो भी साथ नहीं दे रहे उनका। सिर्फ जो पाकिस्तानी पंजाबी है, जो पाकिस्तान की सेना है, वही उनका जो आपस में लड़ रहे हैं, और वहाँ के जो नेता हैं वही आपस में लड़ रहे हैं, और वही भारत पे लड़ाई करने की कह रहे हम ये कर देंगे, हम परमाणु बम डाल देंगे, हमारे पाव पाव भर के हमने परमाणु बम बना रखे हैं। मगर वो नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका ने भी उनको चेतावनी दे रखी है कि परमाणु युद्ध, दोनों ही देश परमाणु बम है दोनों देशों के पास, मगर वो युद्ध नहीं कर सकते क्योंकि इसमें अंतर्राष्ट्रीय उल्लंघन हो जाएगा।
तो भाई इस बार तो अब निर्णायक लड़ाई करनी ही पड़ेगी, क्योंकि कब तक हम झेलेंगे इन चीजों को। और हमारे नेताओं को इस बार कमर कसनी चाहिए, और सारे नेता एक साथ हैं, सभी एक स्वर में बोल रहे हैं कि हाँ युद्ध होना चाहिए और जल्द से जल्द खत्म किया जाए। जबकि पाकिस्तान को तो हमने बोला भी था कि ठीक है, अगर तुम यहाँ से अगर रिलेट नहीं करते, दोबारा अगर हमारे पे हमला नहीं करते, तो इस चीज को यहीं समाप्त किया जाएगा। मगर अभी ऐसा हो जाएगा, कुछ टाइम बाद क्या होगा कि फिर वो आतंकवाद लॉन्च पैड करेगा, फिर आतंकबाजी भेजेगा, फिर हमारे कुछ लोग मारे जाएंगे। तो इस चीज को यहाँ खत्म किया जाए, और इस बार आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। पूरा देश चाहता है, पूरी देश की जनता चाहती है। तो दोस्तों सुना आपने, अब की बार हो जाए आर पार, यही होगी समाधान की राह। और राजेश भाई ने एक चीज और कही कि मुजफ्फराबाद हो गया, गिलगित बल्टिस्तान हो गया, और बलूचिस्तान जो ये प्रांत है पाकिस्तान के, ये कभी भारत के ही हिस्से कहे जाते थे, भारत के ही हिस्से हुआ करते थे 1948 से पहले। और ये भारत से पाकिस्तान ने छीने हैं। जैसे पाकिस्तान भारत का कश्मीर का एक भाग अक्साई चीन 6165 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, और ये जो पाकिस्तान ने छीना है वो 28,000 वर्ग किलोमीटर के बराबर है। तो ये भी वापस लिया जाना चाहिए क्या? ये मौका है, यही निर्णायक मौका है, क्योंकि शुरुआत भारत ने नहीं पाकिस्तान ने की है। और सवाल ये भी रह जाता है कि भारतीय सेना और पाकिस्तान के हमलों के कारण अरबों खरबों का जो नुकसान होता है, भारत को भी, भारतीय अर्थव्यवस्था को भी, सैन्य जो खर्चे बढ़ जाते हैं, तमाम प्रकार के जान माल के नुकसान की बात, और तमाम प्रकार के जो भारत को आर्थिक नुकसान होता है, वो तो बात है ही। तो ये एक अच्छा मौका भी है कि भारत जो पाक अधिकृत कश्मीर है, पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर के नाम से जो भारत का हिस्सा है, उसको भी वापस लेने का ये बहुत अच्छा मौका है। और सवाल एक और भी है कि भारत को, अगर वाकई में भारत को एक सुपर पावर देश के रूप में, जैसे इजराइल है, फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, उन देशों के बराबर एक सुपर पावर का दर्जा पाना है, या रूस है, तो भारत को यह निर्णायक मौका चूकना नहीं चाहिए, गंवाना नहीं चाहिए। क्योंकि छेड़खानी भारत में नहीं, पाकिस्तान ने शुरुआत की है। और आप लगा लो यूक्रेन ने तो रूस में भी नहीं घुसा था, उसके बावजूद रशिया ने यूक्रेन में क्या तबाही मचा दी। इजराइल में आतंकी घटनाओं के लिए सिर्फ फिलिस्तीन के हमास और हूती के उग्रवादी थे, लेकिन उसने वही नहीं, उसने लेबनान में घुसा, सीरिया में घुसा, ईरान तक को नहीं छोड़ा इजराइल ने। तो ये शक्तिशाली देश के लक्षण होते हैं। तो भारत को भी उसी राह पे आगे बढ़ने की बेहद बहुत अधिक जरूरत है। ये भारत का आंतरिक जो होमलैंड सिक्योरिटी है, बॉर्डर सिक्योरिटी, ये तो मामला है ही। अंतर्राष्ट्रीय जो भारत का साख है वो भी बढ़ानी है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत को एक मजबूत देश, जैसे चाइना है, कोरिया है, जापान है, अमेरिका है, इजराइल है, एक मजबूत देश बन के उभरना है और अपनी साख वो बढ़ानी है विश्व मंचों पे। तो ये निर्णायक मौका है। तो राजेश भाई एक चीज और पूछनी है चलते चलते, क्या जैसा इंदिरा गांधी ने करवाया था 1971 में, मतलब सिर्फ 10 दिन सोचा और उसके बाद तुरंत सेना उतार दी थी, क्या इस बार भी ऐसा ही कुछ होना चाहिए? क्या ये जो बांग्लादेश वाला इतिहास है, इसको महान इतिहास कह सकते हैं हम, जो बांग्लादेश में इस प्रकार से भारत ने बिना नुकसान किए, बिना देर किए, सब कुछ एक झटके में पाकिस्तान को मुंह के बल धराशायी कर दिया था? क्या ऐसा ही अप्रत्याशित और बड़ा हमला अब करने की जरूरत है? क्या भारत को थल सेना भी उतार देनी चाहिए, या सिर्फ एयर स्ट्राइक के ही भरोसे रहना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि भारत को इस बार तो आर पार की लड़ाई करनी चाहिए, और थल सेना, वायु सेना और हमारी जो वो आर्मी सेना है, इन सबको एक साथ इन्होंने इकट्ठा किया है, और इनको सबको मिलकर एक साथ, जो सीरियस है इनके, उनको एक साथ करके युद्ध करना चाहिए, और हर जगह से युद्ध करना चाहिए अगर पाकिस्तान नहीं मानता। इस बार तो बलूचिस्तान भी चाह रहा है कि भाई हमें भी आज़ादी मिल जाए, हम भी किसी तरीके से अलग हो जाए, क्योंकि वो भी बहुत परेशान हो रखा है। पाकिस्तान ने वहाँ के जितने भी खनिज वगैरह हैं, सारे के सारे वहाँ खुदाई करके और वो सब कुछ बेच रहा है। उनकी जो फौजियों की जो कंपनियां हैं वो उसको बेच रही हैं, और उनका नुकसान, आर्थिक नुकसान कर रही है। उनको कुछ भी नहीं, ना वहाँ पे बिजली मिलता, उनको ना पानी मिल पाता। वो लोग भी बहुत ज्यादा परेशान है, और हम लोग तो परेशान हैं ही। तो वो भी यही चाहते हैं कि इस बार भारत अगर हमला करे तो हम उसका साथ देंगे, और साथ में ये होगा कि हम अलग देश बन जाएंगे इस बार। तो अगर हम तो अपना भाई पीओके तो लेंगे ही लेंगे, यदि अगर कुछ होगा तो हो सकता है कि पाकिस्तान के एक टुकड़ा और हो जाए, जो बलूचिस्तान अलग हो जाएगा। लेकिन परमाणु युद्ध का भी खतरा है। परमाणु युद्ध पे क्या कहना चाहेंगे आप? अगर परमाणु बम, जो कि पाकिस्तान के पास भारत के बराबर ही परमाणु बम है, अगर वो वाकई में 1-2 बम भी गिराती तो फिर परमाणु युद्ध भी छिड़ सकता है।
देखो, अगर उसके बाद की स्थितियां क्या हो? हमारे देश में अगर परमाणु बम उसने गिर दिया तो हो सकता है कि हमारे एक दो जो बड़े बड़े शहर हैं या राज्य हैं वो खत्म हो जाएंगे, मगर अगर वो परमाणु बम गिरेगा और हमने वहां पे गिरा तो पूरा पाकिस्तान निस्तर नाबूद हो जाएगा। तो पाकिस्तान, मुझे नहीं लगता, वो धमकी जरूर देता है परमाणु बम की, मगर परमाणु बम गिरेगा नहीं, वो नहीं गिर सकता, क्योंकि उसे पता है कि हम कुछ एरिया तबाह कर सकते हैं, भारत पूरा तबाह नहीं हो सकता, मगर हम पाकिस्तान को पूरा तबाह कर देंगे, क्योंकि हमारे पास भी परमाणु बम है और हमारे पास दुनिया भर के लड़ाकू विमान है, मिसाइल हैं। तो वो ऐसा गलती नहीं करेगा, मगर हाँ ये है कि वो जवाबी कार्रवाई अगर करेगा तो इस बार बहुत अच्छा मौका है और बलूचिस्तान को भी अलग किया जाए। और वो भी चाहते हैं कि हम अलग हो, क्योंकि वो भी बहुत परेशान हो गए और अपना पीओके भी अपने पास आ जाएगा। बलूचिस्तान अगर हमारे साथ आना चाहेगा तो ठीक है, यदि नहीं आना चाहेगा तो वो निश्चित रूप से अलग रह सकता है आजादी से, और हमें उसको जरूर सपोर्ट करना चाहिए। जैसे हमने बांग्लादेश अलग किया था, ऐसे हमें अब बलूचिस्तान को भी, मुझे लगता है कि बारी आ गई है अलग करने की, तभी पाकिस्तान मान पाएगा, नहीं तो पाकिस्तान नहीं मानेगा। वो ऐसे छद्म रूप से डायरेक्ट हमसे लड़ाई लड़ नहीं सकता, और छद्म रूप करता रहेगा और धीरे धीरे करके हमारे देश में हमला करता रहेगा। हम कब तक अपने लोगों को, निर्दोष लोगों की जान गंवाएंगे? ये चीज ठीक नहीं है। बस अब एक जो भी हो जाए एक ही बार हो जाए, आर पार की लड़ाई हो जाए, और हम और देश में भी मजबूत हो जाएंगे कि भारत ने जो भी कदम उठाया बिल्कुल सही उठाया। और सभी देश अभी हमारे साथ है कि हमने जो भी युद्ध किया, अभी किसी की जान मान की हानि नहीं करी, हमने सिर्फ आतंकी लॉन्च पैडों पे हमला किया है। अभी हमने पाकिस्तान पे देखा जाए तो पाकिस्तान में किसी प्रकार का युद्ध नहीं हुआ है, हमने पीओके में युद्ध किया है। अभी पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पे युद्ध हुआ ही नहीं है। तो इस वजह से मैं चाहता हूँ सरकार को कि अब बहुत हो गया, बस अब से ज्यादा हम सहन नहीं कर सकते। तो दोस्तों बहुत हो चुका है, सिर्फ पानी से सिर से ऊपर उठ चुका है। और आखिर कब तक हम निर्दोषों की जो हत्या है, निर्दोष चाहे वो जवान हो, मिलिट्री के हों, पैरामिलिट्री के हों, पुलिस बलों के हों, या सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े जवान हों, या पर्यटक हों, या आम आदमी हों, सभी निर्दोषों की हत्या को हम कब तक सहेंगे? और कब तक कहना पड़ेगा हमें कि ये जुल्म और सितम की इंतहा है, या अभी भी कुछ जुल्म और सितम बाकी रह गया है? ये जुल्म और सितम की इंतहा है, या अभी भी कोई जुल्म और सितम बाकी रह गया है? ये स्थितियां हैं। तो अभी सवाल कहीं है, सवाल गिलगित बल्टिस्तान, बलूचिस्तान, मुजफ्फराबाद जो कि पाक अधिकृत कश्मीर है उसका भी है। सवाल भारत की होमलैंड यानी आंतरिक सुरक्षा का भी है, होमलैंड सिक्योरिटी का भी है, बॉर्डर सिक्योरिटी का भी है। सवाल भारत की स्ट्रेटेजी और डिफेंस का भी है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय साख और क्षेत्रीय साख का भी सवाल है, क्योंकि सुपर पावर सिर्फ बोलने से नहीं होता है, आपको ऐसा कुछ करके भी दिखाना पड़ेगा। सवाल भारत की अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय एशियाई मंच पे साख का भी है। सवाल परमाणु बम का भी है कि परमाणु युद्ध की स्थिति में क्या होगा। तमाम चीजें हैं, और तमाम चीजों के बाद निकल के यही आ रहा है कि युद्ध और आमने सामने की आर पार की जंग शुरू होगी। रण होगा, क्षण प्रति क्षण होगा, रण होगा, क्षण प्रति क्षण होगा। और ये रण भेरी बज रही है युद्ध की, युद्ध का शंखनाद और आगाज शायद हो चुका है या होगा। और युद्ध की हुंकार भारत में बढ़ चुका है, सिर्फ भारत को थल सेना उतारना बाकी है, क्योंकि निर्णायक युद्ध तो थल सेना ही वायुसेना की मदद से जीतती है, लड़ती है। तो अब हम देखना बाकी है कि ये एयर स्ट्राइक तक सीमित रहता है या फिर थल सेना भी उतारी जाती है। ये युद्ध किस करवट, किस मोड़ लेता है, या भारत आर पार की लड़ाई करेगा? क्या भारत में जो पाक अधिकृत कश्मीर है वो वापस आएगा? क्या भारत बांग्लादेश जैसी कार्रवाई करे, बांग्लादेश विभाजन जैसी कार्रवाई करेगा? क्या भारत करेगा तो करेगा क्या? किस स्थिति में भारत मुकाबला करेगा? और ये जो बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार जो इतिहास दोहराया जा रहा है, त्रासदीपूर्ण इतिहास, वो समाप्त होगा और एक नया इतिहास बनाया जाएगा, अखंड भारत का, एक भारतवर्ष का, आर्यावर्त का। ये हम भविष्य के लिए छोड़ देते हैं, और भविष्य में क्या होगा इसके लिए हमें, भविष्य को जानने के लिए हमें भी भविष्य तक का ही इंतजार करना पड़ेगा। बहरहाल हम जनता क्या सोचती है, जनता जनार्दन का क्या रुझान है भारत पाकिस्तान के पिछले 30 सालों से जो चल रहा है उस पर ये तमाम हम अपडेट आप रूबरू लोगों से करवाते रहेंगे ग्राउंड जीरो से। और आप सभी लोग हमारे साथ लगातार बने रहिए, एक अगले वीडियो पे, एक अगले मुद्दे पे, और लोगों से भी हमारी मुलाकात लगातार होती रहेगी।
और बहरहाल हम चाहेंगे कि भारतीय वीर जवान हैं वो लड़ते रहें, मुस्तैदी के साथ, वीरता के साथ लड़ें। पूरा देश, पूरी जनता उनके साथ है और जनता जनार्दन का साथ होने के अलावा हम श्रद्धांजलि भी देंगे जो वीर जवान पिछले 2-3 सालों में 500 से अधिक जवान, उनको भी भावभीनी श्रद्धांजलि। और जो तमाम पर्यटकों ने अपनी जान गंवाई है, जान माल का नुकसान है, उनको भी भावभीनी श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। लेकिन उनकी आत्माओं को सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी कि जिन्होंने उनको पे जान ली, उन पे हमले किए, उनके आकाओं को, उनको हमेशा के लिए जड़ से खत्म किया जाए। तो आप सभी लोगों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।